बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। इनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं। लाइव आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए हम आपको अलग अलग माध्यम देते हैं। कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज कौन से विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। सबसे पहले नजर आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है किसान उत्पादक संगठन और साथ ही बात होगी नींबू के बागों में जीर्णोद्धार कैसे करें। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आप हमें कॉल करें, चाहे तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8800520717। इस पर आप अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। आप टेक्स्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर आप अगर टाइप नहीं कर पाए तो आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। तो आप चाहे जैसी भी आपके लिए सुविधा स्थिति बन रही हो वैसा आप कर सकते हैं, चाहे ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप हमें अपने सवाल पहुँचाएं। अगर आप कॉल करते हैं तो नेटवर्क क्षेत्र में रहकर ही कॉल करें। टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें सवाल करते वक्त और ज़्यादा बातों को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो अपने क्षेत्र का नाम, अपना नाम और पूरा सवाल ज़रूर लिखें। इसी तरीके से ईमेल में भी इन बातों का ध्यान रखें। तो आज के जो विषय हैं जिनके बारे में हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया यानी किसान उत्पादक संगठन जिन्हें आप FPO के नाम से जानते हैं। एक प्रयास है किसानों को संगठित करने का ताकि उनकी ऊर्जा संगठित हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की योजना है उसका लाभ हो। और छोटे और मझोले किसान जिन तक कई तकनीक नहीं पहुंच पाती है या फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं उन्हें FPO से जोड़कर लाभ पहुंचाने का प्रयास है। और साथ ही फोकस तरीके से कैसे एक सही दिशा में बढ़ा जा सकता है ये बात भी FPO के माध्यम से सामने आई है। इस दिशा में भी काफ़ी अच्छे प्रयास हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करें नींबू के बागों की तो कैसे हमारे किसान अच्छे नींबू प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से जो बागों में आप देखते हैं कई बार कुछ वृक्ष एकदम खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं, उसका प्रबंधन किस प्रकार करें, कैसे अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे नींबू, अच्छे फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। इन पर भी विस्तार से चर्चा होगी और साथ ही आपके सवाल भी लेंगे। तो हमारे साथ दो मेहमान हैं स्टूडियो में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर JPS डबास साहब हमारे साथ, उद्यान प्रधान वैज्ञानिक है IRI पूसा नई दिल्ली में। सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर राजू लाल भारद्वाज जी, प्रोफेसर उद्यान विभाग कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर राजस्थान से। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। तो JPS डबास साहब हमें किसान उत्पादक संगठन के बारे में बताएंगे और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजू हैं जो कि नींबू जो हमारा आज का दूसरा विषय है उस पर प्रकाश डालेंगे। उससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब लेंगे उनसे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की और सबसे पहले हम किसान उत्पादक संगठन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सर सबसे पहले आपसे डॉक्टर डबास जानना चाहेंगे किसान उत्पादक संगठन जो कि आज के समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और सरकार पूरे टारगेट के साथ है कि 10,000 FPO जो है वो स्थापित करने हैं। इससे किस तरीके का किसानों को लाभ हो रहा है मोटे तौर पर अगर हम समझे तो ये क्या है? अंजू जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हमारा जो किसान है वो कोई भी चीज़ अच्छी पैदा कर लेता है लेकिन उसको अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। और दूसरी उसको दिक्कत आती है कि वो जो
बाहर से बीज लेता है, खाद लेता है, दवाइयाँ लेता है, वो उसको बहुत महंगी पड़ती हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि किसान को और जो पैदा करता है उसमें कैसे मूल्य संवर्धन करें, गांव में कैसे रोजगार के अवसर पैदा करें। जी जी। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी मशीनरी है जो एक छोटा किसान नहीं खरीद सकता है, लेकिन उस मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें किसान उत्पादन संगठन में वो अपना एक किस्म से एक सेंटर शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास हर मशीनरी हो और उसके जितने भी उत्पादक के संघ के जितने सदस्य हैं वो तो लाभ उठाएं, उसके साथ साथ दूसरे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, जी। तो ये एक किस्म से छोटे किसान को सशक्त करने का भारत सरकार का प्रयास है और साथ साथ में हम खेती को कैसा सस्ता करें और किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को बीज उत्पादक कैसे बनाएं, किसान को प्रोसेसिंग कैसे सिखाएं और किसान अच्छी तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करें, वो सब इस किसान उत्पादक संघ के अंदर आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है भारत सरकार का कि किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से हम किसानों को सशक्त करें, ज्ञान के रूप में, तकनीकी के रूप में, और साथ साथ में जो उनका उत्पाद है उसका कैसे अच्छा मूल्य मिले, कैसे उसके अंदर मूल्य संवर्धन हो। तो वो सभी के सभी इसके अंदर आते हैं और इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और राज्य सरकारों के बीच से मिलती जुलती बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा के हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ में अपनी खेती को सस्ता भी कर सकते हैं और अपना जो उत्पाद है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो वो भी इसमें आता है। तो ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल। तो एक तरीके से जैसा कि आपने बताया कि हर किसान को सशक्त करने का एक ये प्रयास है और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे जो योग जो भूमि है, जो कृषि योग भूमि है, वो सिकुड़ती जा रही है, वो कम होती जा रही है और इसी के साथ ही जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास बहुत कम भूमि है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये एक हमारी कमज़ोरी ना बनकर ये ताकत बने और जब ये सभी किसान संगठित हो जाएंगे तो अपने आप में उनकी एक अपनी पहचान होगी। बहुत सारी चीज़ों के जो दाम अभी उन्हें ज़्यादा देना पड़ता है वो एक संगठन के माध्यम से जब उनके पास पहुंचेगी, खाद, बीज, अन्य मशीनों का इस्तेमाल वो कर पाएंगे, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी और जिससे उनकी लागत घटेगी और साथ ही मुनाफा भी बढ़ेगा, जो कि सरकार का मुख्य प्रयास है, मुख्य उद्देश्य है इन FPO को स्थापित करने का। आइए देखते से जुड़े हमारी रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है, कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। इसे वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। FPO सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। किसान चाहें तो समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर FPO तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान, व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांवों के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए FPO का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। FPO को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने FPO को छोड़कर हर एक FPO में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने FPO में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो FPO के बहुत से फायदे हैं, जैसे खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने, खेती पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में FPO महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। FPO छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो
अभी आपने एफपीओ के तमाम लाभ सुने, किस तरीके से किसान इससे मजबूत हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं और पूरे देश के विकास में वो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एफपीओ के बारे में और बारीकी से समझेंगे। अगर आपके भी कोई प्रश्न है, आप भी एफपीओ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर पहले से एफपीओ से जुड़े हुए हैं लेकिन कोई समस्या है, तो ये मंच आपके लिए है। आप अपने प्रश्न हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर डबास, उन तक पहुँचाएँ और लाइव जाने उनके जवाब। और आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे विषय की, जो कि नींबू के बागों से जुड़ा हुआ है। तो नींबू की बात करें तो ये विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है और साथ ही साथ नींबू की मांग भी पूरे साल कहीं ना कहीं बनी रहती है। इससे भी किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे बाग और बेहतर हो, अच्छे फल प्राप्त हो और साथ ही किसानों की आय से कैसे बढ़ सकती है, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं और जो बीमारियां या समस्याएं आती हैं, मसलन कई बार दागी फल होते हैं, इसके साथ जो नींबू है वो फट जाता है, ये क्यों होती हैं समस्याएं, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो डॉक्टर राजू, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि नींबू जो एक फसल के तौर पर अगर हमारे किसान मुख्य फसल के तौर पर इसे लेते हैं तो ये कितनी लाभकारी है? जहाँ तक हम बात करें नींबू की फसल की, तो ये भारत में तीसरे स्थान पे रखती है। आर्थिक दृष्टि से भी देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो छोटे किसान हैं वो भी और जो बड़े किसान हैं, क्योंकि इस फल की मांग पूरे साल भर और हर घर में होती है। साथ में ये पोषकता से युक्त है जी। इसमें विटामिन सी के साथ साथ में दूसरे विटामिन और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जहाँ तक आज का जो विषय है हमारा कि उद्यानों की देखरेख कैसे करें, जीर्णोद्धार का मतलब ये हुआ कि आपका उद्यान जो है कहीं न कहीं खराब हो गया है। जी जी। चाहे उसमें पोषण प्रबंधन आपने ठीक नहीं किया है या कीट और बीमारी उसमें आ गए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे ध्यान में रखें। और उसके लिए ज़्यादा अच्छा यह है कि जैसे ही हम बगीचा लगाते हैं तो उसकी प्लानिंग जो है वो वैज्ञानिक तरीके से, उसकी दूरी जैसे 5 मीटर की रखनी है। बहुत सारे किसान भाइयों के बगीचे इसलिए जल्दी खराब हो जाते हैं कि वो कम दूरी पे पौध से पौध की दूरी कम जो निश्चित होनी चाहिए। दूसरा ये हो जाता है कि उन्होंने खाद ही नहीं दिया या अभी तो पौधे हैं क्या खाद देंगे। इस प्रकार की जो सोच है बगीचों को लेके वो हमारे किसान भाइयों को बदलनी पड़ेगी। जी। हर फलदार पेड़ के लिए एक निश्चित स्थान और खाद की मात्रा जो निश्चित होती है और समय पे कीड़े और बीमारियों का प्रबंधन भी आवश्यक होता है, तो उससे हमारे बगीचे अच्छे रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो आपने यहाँ पर बात कही डॉक्टर साहब की फलों को लेकर या बागों को लेकर, अभी भी हालांकि चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। जब आप बागवानी करते हैं और उसे व्यावसायिक स्तर पर लेकर जाते हैं तो हर एक पौधा, हर एक वृक्ष बहुत महत्व रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पारंपरिक सोच बनी आ रही है कि अपने आप उग गए या 2-4 पौधे लगा लिए और एक बार वृक्ष बड़े हो गए तो फल देते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे एक मुनाफे के तौर पर चूज़ कर रहे हैं, मुनाफे के लिए आप इसे लगा रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से उसकी देखभाल करनी पड़ेगी जैसे आप एक शिशु की करते हैं। सही समय पर आपको उसको खाद देना है, पानी देना है, कीट और बीमारियों से उसकी रक्षा करनी है। नहीं तो ऐसे ही होगा कि अचानक से आपका पेड़ सूख जाएगा और आपको एक नुकसान उसमें झेलना पड़ेगा। चलिए और विस्तार से जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। फसल की अच्छी पैदावार के लिए उचित देखभाल जरूरी। नींबू की अच्छी फसल के लिए इसके बागों का उचित प्रबंधन। जरूरत के हिसाब से इनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। नींबू के पुराने बाग का जीर्णोद्धार शुरू करने से पहले पौधों की जांच करनी चाहिए। किसी पौधे का संक्रमण कीट बीमारी है तो उसे निकाल दें। पुराने बाग का जीर्णोद्धार शुरू करने के लिए पौधे की कटाई, प्रूनिंग की जानी चाहिए। इसमें पौधों के पुराने हो चुके हिस्सों को हटा दिया जाता है जिससे नई शाखाएं उगने लगें और पौधे स्वस्थ बने। पौधे के तने की अच्छी वृद्धि के लिए जमीनी स्तर से 50 से 60 सेंटीमीटर नजदीक की शाखाओं को निकाल देना चाहिए। पौधे का केंद्र खुला होना चाहिए। विकास की शुरुआती अवस्था में आसपास की टहनियों को निकाल दें। पौधों को उनकी सेहत के लिए उचित खाद देनी चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि में मदद मिलती है और वो स्वस्थ होते हैं। संक्रमण और कीटों से बचाव के लिए फलों के पौधे पर विशेषज्ञों की सलाह लेकर
नियमित रूप से स्प्रे किया जाना चाहिए। नींबू की फसल को नियमित अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है। सर्दियों और गर्मियों में जीवन रक्षक सिंचाई जरूर देनी चाहिए। फूल आने के समय, फल लगने के समय पौधे के अच्छे विकास के लिए सिंचाई जरूरी है। ज्यादा सिंचाई से जड़ और तना गलन की बीमारियों का खतरा होता है। सही समय और तरीके से नींबू के बागों का जीर्णोद्धार आपको अच्छी फसल दे सकता है। तो नींबू के बागों का जीर्णोद्धार किस तरीके से किया जाए, यही आज हम बताएंगे आपको। इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक कॉलर है, नंदस्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से में कॉल किया है। आइए आज का जो पहला प्रश्न है वो ले लेते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो नंदस्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो नंदस्वरूप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से उनकी आवाज़ या तो हम तक नहीं आ रही है। अगर आप हमें नंदस्वरूप जी सुन रहे हैं टेलीविजन से, तो एक बार फिर से आप हमारा नंबर लगाएं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना सवाल, और ज़रूर हम अपने विशेषज्ञों के सामने आपके प्रश्न को रखेंगे। चलिए बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर डबास, जैसे हम FPO की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि मान लीजिए हमें किसान देख रहे हैं जिन्हें अभी FPO के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहला कदम उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम ये होगा कि हम लोग आपस में मिल के बात करें कि हम कौन कौन सी खेती कर रहे हैं और खेती में हमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और इनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। किसान आपस में बात करें, किसानों को आपस में मिलना पड़ेगा और मिल के बैठना पड़ेगा कि हम क्यों ना मिल के काम करें। अभी तक हर एक किसान अलग अलग करता है, वो अपना बीज भी अलग लेके आता है, दवाई भी अलग लेके आता है, खाद भी अलग लेके आता है, विपणन भी अलग करता है। लेकिन यहाँ हम सामूहिक तौर पर करवाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि बाजार में लेके जाए तो इकट्ठा लेके जाए। तो किसान जब इकट्ठा लेके जाएंगे तो उनका खर्चा कम होगा, उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी हम फसल की बिक्री करते हैं उसमें कभी भी सीधी बिक्री ना करें, बल्कि पहले उसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग यानी कि छोटी ही प्रोसेसिंग करना, उसको मूल्य संवर्धन करना बहुत ही आसान है और ये करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तीसरी बात आती है कि बिक्री से पहले हमें ये सोचना है कि बाजार की मांग क्या है, कब की है और कैसे और कौन से बाजार में जाना है। और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अगर बाजार दूर के बाजार में भाव अच्छा है तो दूर के बाजार में भी अपनी फसल की बिक्री कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा किसान ये नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने इनपुट खरीदने हैं, खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, दवाइयाँ लेनी है, ये अगर हम अपना एक संगठन बनाते हैं तो सामूहिक तौर पे एक जगह से लेके आएंगे तो हमें महंगे के बजाय सस्ती मिलेंगी, अच्छी गुणवत्ता की मिलेंगी, अच्छी कंपनी की मिलेंगी। और जब इनका पूरा संगठन सही से तैयार हो जाएगा तो ये सीधे जैसे इफ्को है, क्रिप्को है, इन कंपनियों की डीलरशिप ले लेंगे। तो जैसे हमारी जो बीच की कड़ी है वो कड़ी निकल जाएगी और जो लाभ बीच में जा रहा था वो किसानों को मिलेगा और साथ साथ में इनको किसानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब हम प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे उसके भी काफ़ी फायदे हैं। इसके अलावा कई बार हमारे किसान, जैसे अगर आज हम उत्तर भारत की बात करें तो आज हमारे किसानों को बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, खासकर धान और गेहूं की खेती के बाद में जो पुराल है उसको जलाने के बजाय अगर मिट्टी में कैसे मिलाना है, तो छोटा किसान उसको नहीं खरीद पाता है। लेकिन किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से हम इस मशीनरी को खरीद के कई सारे गाँव के किसानों को लाभ दे सकते हैं और किसान उसका लाभ उठा सकते हैं और किसान आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा यहाँ उद्देश्य ये है कि किसान को जो संगठित होना है वो अपने लाभ के लिए करना है। और किसान उत्पादन संगठन हो या सहकारी समिति हो, इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसान के लिए, किसान द्वारा, और ये जो लाभ होगा वो किसान के साथ ही बटेगा। तो ये किसानों की अपनी संस्था होती है और इसको सहयोग देने के लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कुछ अगर के हमारे किसान उत्पादक संगठन वो बीज का उत्पादन शुरू करना चाहते हैं, वो बीज का उत्पादन भी शुरू कर सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और कि बीज की बिक्री भी कर सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि नई किस्म का बीज आपको जल्दी मिलेगा, अच्छा गुणवत्ता का बीज मिलेगा और आपको बीज पैदा करने आएगा। और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं वो ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो ट्रेनिंग देने को तैयार हैं और जो राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है वो भी आपके साथ सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते कि हमारे किसान को आगे बढ़ने के लिए, संगठित होने के लिए आपस में मिलजुल के बैठ के बात करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए सरकार के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा तब मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 किसान आपके सदस्य हों और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
या जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके अंदर अगर 100 किसानों का इसमें होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं और इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार है, बल्कि दूसरे जो निजी संस्थान है वो भी इसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और सरकार की योजना तो ये है कि किसान को हमें सशक्त करना है, ज्ञान से, तकनीकी से और किसी भी तरह से किसान को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, तो किसान ज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास से जुड़े वो और मजबूत हो, सशक्त हो, इसीलिए इस तरह के प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो आपको अपने स्तर से ही करनी पड़ेगी। आप एक कदम आगे बढ़ाएं और अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ें, FPO से जुड़ें और देखिए किस तरह का चमत्कार होता है। बहरहाल एक कॉलर है हमारे साथ, नंद स्वरूप मिश्रा, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए अब बात करते हैं उनसे। नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। हाँ जी, बताएं, सवाल बताएं अपना। मैं जानना साग होती है तो इसके लिए जलवायु मिट्टी हो, भाजी हो, किस प्रकार की हो, अच्छी पैदावार मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो हमारा उत्पाद होता है उसको मंडी में ले जाने के लिए हम लोगों को मानक नहीं पता होता, तो ये किसान संगठन में जानकारी मिल सकती है। नंद स्वरूप जी, आपका सवाल ही नहीं समझ आ रहा ठीक से, आप एक बार फिर से दोहराइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी नंद स्वरूप, आप नींबू के बारे में जानना चाहते हैं? नींबू बारे में हेलो सर, मुझे जो समझ है नींबू के बारे में ही जानना चाह रहे थे जी। उनका जहाँ तक सवाल ये था कि अच्छी फसल कैसे ले, यही समझ में आया थोड़ा। तो सबसे पहले मिश्रा जी, ऐसा है कि आप बगीचा जब लगाते हैं उस समय पहले ये ध्यान रखें कि वो मिट्टी जो आप चयन किया है आपने बगीचे के लिए, वो उसके लिए अच्छी है कि नहीं है। और इसका जो है अच्छा देखने से नहीं होता है, उसकी अपन पहले जांच करवाएं। और जांच में आप 2 चीज़ें देखें कि एक तो ज़मीन का pH मान जो है वो 7.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो है, अगर आप अच्छा प्रबंध करने में समर्थ हैं और आपकी ज़मीन का 8 pH मान भी है तो भी आप नींबू का उद्यान लगा सकते हैं। पर उसमें एक चीज़ जो ज़्यादा ध्यान रखने की वो यह है कि गहराई होनी चाहिए ना। अगर नीचे थोड़ी नीचे जाते, 1 फीट नीचे जाते ही कैल्शियम कार्बोनेट की अगर लेयर आ जाती है, जिसको आप जो है आपकी भाषा में मरड़ बोलते हैं, वहाँ पे जो है ये बगीचे खराब होते हैं, पौधे अचानक से सूख जाते हैं। जो मेन कारण है कि ज़मीन का चुनाव आपने सही नहीं किया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने मिट्टी जांच करवा ली है, उसका EC कम है, उसका pH 7.5 के आसपास है, ज़मीन में गहराई भी है, 3-4 फीट तक गहराई है, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी हानिकारक परत नहीं है, तो वो ज़मीन आप नींबू के उद्यान के लिए चुनें। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है कि नींबू के उद्यान की तैयारी आप कैसे करें। आप जून जुलाई के अंदर जो है बगीचा लगा सकते हैं, फरवरी में बगीचा लगा सकते हैं, तो उसके 1 महीने पहले आप तैयारी शुरू करें। और शुरू करने में उसके लिए 2 फीट आकार का गड्ढा बनाना है और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 5 मीटर से 6 मीटर रखनी है। आप तो उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, वहां पे तो जलवायु परिस्थितियां नींबू उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। तो इसके लिए 5 के बजाय आप 6 मीटर जगह रखेंगे। और जहाँ पे कम उत्पादक जमीनें होती है वहां पे हम 5 मीटर। उसके बाद में जो फसल लेने के लिए जो हमें किस्मों का चुनाव करते हैं, तो मिश्रा जी इसमें किस्म की बात यह है कि कुछ किस्में ऐसी है जो 12 मासी नींबू उत्पादन होता है और कुछ किस्में ऐसी होती है जो एक बार में। तो कोशिश आप ये करें कि आप 5, 7, 10 किसान एक साथ मिलें और आप ऐसी 12 मासी वाली जो किस्में हैं, जैसे विक्रम है, परमलीन है, साई सरबती है, ये किस्में हैं जो लगातार उत्पादन देती है, वो लगा लें ताकि बाजार में आप लगातार नींबू भेज सकें। क्योंकि मई के महीने में अगर आप नींबू बाजार में भेजेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा और बारिश में कम भाव मिलेगा। तो ऐसी किस्मों का आप चयन करके आपका उद्यान स्थापित करें। और उसमें खाद और उर्वरकों की जो मात्रा, जैसे मैं आपको बात बताऊं कि गोबर की खाद की बात करोगे तो 10 किलो पहली साल से लेके हमें 50 किलो तक जाना है। बिल्कुल। तो खाद कितनी कब डालनी है? और आपके पास कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कुछ टहनी भी लेकर के आए हैं नींबू के पेड़ की, और कुछ नींबू भी है, तो वो भी हम समझेंगे कि किस तरह की समस्या होती है। हम एक डेमो करके भी सर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, आपके सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय जो है उनके बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। आज हम बात करें किसान उत्पादक संगठन की और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप नींबू के बागों का जीर्णोद्धार करें, यानी कैसे स्वस्थ वृक्ष प्राप्त करें ताकि अच्छी फसल आपको हो, अच्छे नींबू आपको प्राप्त हो, जिनके अच्छे भाव भी आपको बाजार में मिल सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हरि सिंह हैं जिन्होंने पंजाब से फोन लगाया है। हरि सिंह जी स्वागत है लोग किसान में, बताएं क्या प्रश्न है? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, अंडा आकार नींबू की किस्म है जी, और उसमें पूछना है कि कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। मेहरबानी जी। ठीक सर, ठीक है जी। आपने स्प्रे पूछा है तो अगर कोई समस्या है उसमें तो स्प्रे अपन को करना है, पर आप एक बार थोड़ा ध्यान से अपने टीवी में देखेंगे। अंडा आकार में नींबू में ये इस प्रकार की एक समस्या आती है जिसको हम कैंकर बोलते हैं। ये नींबू का कैंसर है और ये नींबू के बगीचों में अक्सर सभी जगह पाई जाती है। ऐसे जिस प्रकार से चेचक के दाग हुआ करते थे वैसे दाग जो है उस अंडाकार वाले नींबू पे लगते हैं। जैसे आप देखिए सामने बिल्कुल इस प्रकार के दाग, धब्बे से इसमें भूरे भूरे। इसके लिए आपको स्प्रे करना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एक दवा आती है, और उसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये दोनों दवा मिला करके आप 3 से 4 महीने में एक बार स्प्रे करेंगे। एक बार फिर से दिखाइए कैमरे। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार की अगर समस्या हो, इस प्रकार का ऐसे चेचक जैसे दाग हो गए और ये दाग खुरदरे हैं, एक बात और ध्यान रखिए, ये नींबू अच्छा है, इसको आप खा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान करे। पर इस प्रकार की समस्या अगर आपके बगीचे में आती है तो इसमें ग्राहक नहीं मिलते हमें। ग्राहक देखता है पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो इस चीज को नहीं समझते। तो इसके लिए आप इन दोनों दवाओं का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मतलब इसका ये हुआ कि खाने योग्य है ये, इसमें पोषण में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि देखने में उतना खूबसूरत नहीं है, उतना चिकना नहीं है, जिसकी वजह से शायद आपको भाव बाजार में नहीं मिलेंगे। तो सर एक बार फिर से दिखा दें हमारे दर्शकों को इसे किस तरह के। इस प्रकार का जो है आप एक बार ध्यान से देख लें, इसको सिट्रस कैंकर बोलते हैं। सिट्रस कैंकर। और कई बार इसको कैंसर लोग बात समझ लेते हैं तो कैंसर हो गया है, पर ये कोई नुकसानदायक नहीं है। पर किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि ऐसा नींबू उत्पादन नहीं करे, बहुत आसान इलाज है इसका। और दूसरा, ये बीमारी जो है शुरुआत में पत्तियों पे भी आती है। अगर आप पत्ती पे भी देखेंगे तो इसी प्रकार के
पीले पीले और उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, वो आगे जाकर के फलों के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये पत्ती से शुरू होता है और पत्ती फिर से फल? शुरू होते हैं, तने पे भी आ जाएंगे। और आप ये देखेंगे कि जो पुराने बगीचे हैं उनके तनों के ऊपर भी ये पीले पीले निशान जो हो रहे हैं वो इसी चीज के हैं। तो इसके लिए आप 3 महीने में 4 महीने में एक बार ये स्प्रे करें। दूसरा आपने ये पूछा है कि खाद कितना दे, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, बगीचों में खाद नहीं देते हैं। अगर आपका बगीचा 4 साल का पूरा हो गया है तो उसमें 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, आधा किलोग्राम यूरिया, 250 ग्राम पावर जो है उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास, और पावर उसमें जो है फास्फोरस की मात्रा आपको डालनी है। साथ में नींबू वर्ग में सूक्ष्म तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है, तो उसके लिए 50 ग्राम का मिक्सचर, और ये साल में 2 बार, ये पूरी मात्रा है जिसको 2 बार। एक तो फूल आने के 1 महीने पहले, अब आप कौन सा फूल इसमें लेते हैं, अगर आप जुलाई वाली फ्लावरिंग लेते हैं, फूल लेते हैं, तो आपको जून में इस्तेमाल करना है। और फरवरी वाले फूल अगर आप ले रहे हैं तो आपको दिसंबर में ये खाद जो है पूरे थावले में पूरी चौड़ाई के अंदर जो है बिखेर करके और उसके बाद में हल्की सिंचाई करनी है। तो आपके बगीचे में न कभी बीमारी आएगी और उत्पादन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। एक हमारे पास ईमेल आया सर, ले लेते हैं। चेतन पांडे जी हैं हमारे दर्शक एक, जिन्होंने हमें हरदोई से ये सवाल भेजा है, एफपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये एफपीओ शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कितना खर्च आएगा, कहाँ जाकर संपर्क करें? चेतन पांडे जी, इसमें जो खर्च आता है वो बहुत कम आता है, लेकिन जो खास बात ये है कि आप कहाँ जाके संपर्क करें। तो इसके लिए तो आपका कृषि विज्ञान केंद्र आपके हर जिले में है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाबार्ड जो एक हमारा बैंक है, और उस बैंक सरकारी बैंक है, इस बैंक का ऑफिसर हर जिले में, उसका घर भी वहीं होता है और उसका ऑफिस भी वहीं होता है। तो नाबार्ड भी एक ऐसी एजेंसी है जो आपको इसकी पूरी जानकारी देगी, आपको इसके बाइलाज बनवाने में मदद करेगी। इसके साथ साथ में कैसे उसको रजिस्टर करना है, क्या क्या उसके फायदे हो सकते हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, वो सभी की सभी जानकारी देंगी। इसके अलावा SFACI वो भी ये काम कर रही है। तो ये 2 संस्थाएं हैं जो भारत सरकार की हैं और ये पूरे देश में हैं, और ये आपको कैसे आपको बनाना है, कहाँ रजिस्टर करवाना है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे आप उनका लाभ उठा सकते हो, वो पूरी की पूरी जानकारी देंगे। और इसके अलावा अगर ये जो संस्था में आपका संपर्क नहीं हो पाता है तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करेंगे, तो वहाँ के वैज्ञानिक भी आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आप उत्पादक संगठन बना सकते हैं, और इस संस्थान के जो अधिकारी लोग हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे और आपका संपर्क करवाने में मदद कर सकते हैं। तो वो भी आपका एक लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि बहुत सारे यहाँ पर किसान हैं जो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे वो एफपीओ से जुड़ सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है, कैसे इसका गठन हो सकता है। और यही हमारा मकसद भी है कि हम आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाएँ, आप अवेयर हो, जागरूक हो, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एफपीओ से जुड़ी कुछ और बातें तो बताएंगे ही, साथ ही बहुत सारे हमारे किसान जो सवाल पहुँचाते हैं हम तक नींबू के संदर्भ में कि उसकी बढ़वार उतनी अच्छी क्यों नहीं हो रही है, पहले 2 साल तो फल आए उसके बाद फल नहीं आ रहे हैं, या फिर नींबू के फलों का आकार छोटा हो रहा है या फट रहा है, क्या वजह है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की और साथ ही कैसे नींबू के बागों का जीर्णोद्धार किया जाए। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, झांसी से हैं नईमुद्दीन जी। आइए उनका हम प्रश्न ले लेते हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। निवेदन ये है कि यदि फूल निकलने की अवस्था में नींबू का बाग है और फूल निकल रहा है और उस वक्त अचानक वर्षा हो जाए तो क्या उत्पादन प्रभावित होता है? यदि हाँ तो फिर उत्पादन कैसे बचाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि नींबू में फूल आए और बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। ऐसे में फूल आने के बाद जैसे ही पौधे को पानी मिलता है, पानी मिलते ही पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और फूल झड़ जाते हैं। इसलिए अगर बारिश आ जाती है और फूल झड़ जाते हैं तो उसके बाद में आप उस पौधे को थोड़े दिनों के लिए पानी आप बंद रखिए। आप उसको पानी नहीं देंगे, वो वापस स्ट्रेस में जाएगा, खिंचाव में जाएगा और उसमें पुनः फ्लावरिंग, पुष्पन आने की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नींबू में ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है अगर आप उसका थोड़ा सा प्रबंध कर लेते हैं तो। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ऐसे बगीचों में आप नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग कम करें। अगर फूल झड़ गए हैं, आप पानी दे रहे हैं, फिर अगर उसमें आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, दोबारा से फूल नहीं आएंगे। तो आप इस चीज का थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। जी, अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ हमारे पास सवाल आए हुए हैं सर, नींबू से जुड़े हुए कई प्रश्न हैं। तो ऐसे एक दर्शक हैं जिनका नाम है S.A. आलम, बिहार समस्तीपुर से। इन्होंने हमें सवाल भेजा। ये कह रहे हैं कि मेरे 1 साल के नींबू के पौधे हैं, कुछ प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है, क्या किया जाए उन प्लांट जो कुछ एक पौधे हैं उनकी अच्छी बढ़वार नहीं है? जिन पौधों की अच्छी बढ़वार नहीं हो रही है उनमें आप जो है थोड़ी सी हल्की सी तने के पास में से थोड़ी गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद में अगर आपके पास में ज्यादा बड़ा बगीचा है तो एक पौधे में 10 ml ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी प्रकार से सड़ी हुई 10 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास में 5-7 पौधे आपने लगा रखे हैं तो सामान्य रूप से अपने घर पे छाछ रहती है, खट्टी छाछ है, उसको 3-4 दिन आप रख लीजिए और उसके बाद 10 लीटर पानी में मिला करके आप उसका प्रयोग कीजिए। आपके कुछ पौधों में बढ़वार कम होने का एक कारण जहां तक मुझे ये लग रहा है कि आप उनमें पानी की अतिरिक्त मात्रा डाल रहे हैं। नींबू के उद्यान में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा गैप देके और शुरू की अवस्था में जो 1 साल का बगीचा है आप उनमें पानी में थोड़ा गैप दीजिए। जितना गैप देंगे उतनी ही ज्यादा जड़ें पौधे की नीचे जमीन में जाएगी और जितनी गहरी जड़ें जमीन में जाएगी पौधे की बढ़वार उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आपके वहां पे बूंददार सिंचाई पद्धति है तो उसका थोड़ा गैप आप बढ़ा दें। गैप बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो है खाद देंगे तो बढ़वार उसमें शुरू हो जाएगी। जी, और आइए अब एफपीओ से जुड़ा हुआ हम सवाल ले लेते हैं। सर, एफपीओ के गठन के बारे में आपने बताया, अब हम जान लेते हैं कि देखिए जैसे आपने बताया कि कंपनी की तरह हर एक किसान की इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी होगी और वो इसका मेंबर होगा। अब किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कुछ आपको कैपिटल भी चाहिए, वो पूंजी, वो पैसा, वो उसके लिए भी किस तरह की सरकार की तरफ से व्यवस्था है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूंजी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। जब पूंजी की बात आती है सबसे पहली बात ये आती है जितने भी हमारे किसान भाई उसके सदस्य हैं वो अपनी अंश राशि यानी कि एक शेयर मनी वो भी देंगे और साथ साथ में जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे उतने अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ में भारत सरकार की तरफ से कुछ बैंक की गारंटी दी गई है और बैंक उनको उसके बेसिस पे और वो लोन ले सकते हैं और उस लोन का भी उपयोग कर सकते हैं कोई भी अपना एसेट बनाने के लिए और उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में बैंक आपसे कोई स्कीम मांगते हैं कि आपकी क्या योजना है और किस तरह से आप उसका लाभ उठाएंगे, तो वो पूरी की पूरी आपको एक प्लान बना के देनी पड़ती है। अगर वो प्लान उनको बैंक को पसंद आती है तो बैंक उसके अलावा अतिरिक्त लोन भी दे सकते हैं। लोन तो है ही बहुत ज़रूरी, लेकिन इसके अलावा किसानों का संगठित होकर एक साथ काम करने का अगर इरादा आ गया तो इस किस्म की छोटी समस्याएं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने जो एफपीओ बनाया है उसके लिए हमने क्या काम करने हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं और कौन से हफ्ते में क्या करना है। आपको एक पूरी की पूरी उसकी प्लान बनानी होती है। जो प्लान जो है बनाने में, जिसके बनाने में आप जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों की मदद ले सकते हैं
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको बीज पैदा करना है तो कौन सी किस्म का बीज पैदा करना है, किसकी कितनी डिमांड है, उसका आपको ब्रीडर सीड कहाँ से मिलेगा, फाउंडेशन सीड कहाँ से मिलेगा, सर्टिफाइड सीड कहाँ से मिलेगा। और बीज बनाने के लिए, खासकर जो प्रमाणित बीज बनाने के लिए आपको संस्था से जो रिक्वेस्ट करेंगे या जोड़ेंगे उस संस्था की भी आपको पूरी जानकारी होगी, तो तभी आप उसका बीज बना के या एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो डेयरी पालक हैं, उन्होंने भी किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं और वो उससे जुड़ सकते हैं कि कैसे आपको दूध के अंदर मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, उसका मावा बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको बना के आपका मूल्य संवर्धन करके गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे और जो दूध सस्ता बिकता है उसके बजाय मूल्य उसके दूध के अंदर मूल्य संवर्धन ऐड करेंगे और इससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसकी ज़्यादा सीधी बिक्री भी कर पाएंगे। और इस किस्म की जो सुविधाएँ हैं ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सी ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे आपको मावा बनाना है, कैसे आपको खोआ बनाना है और आपको एफपीओ के लिए अपनी वार्षिक प्लान कैसे बनानी है, आपका विजन डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको तकनीकी जानकारी बहुत सारी वहाँ से मिल सकती है। और इसी तरह से जो आपके बहुत कस्टम हायरिंग सेंटर आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मशीनरी की आपको आवश्यकता होती है, छोटे किसान होते हैं, तो यहाँ पे कस्टम हायरिंग जो मशीनरी है उसके ऊपर सरकार 80% तक अनुदान दे रही है। यानी कि कोई ट्रैक्टर अगर 10 लाख का आ रहा है तो वो आपको मात्र 1.5 से 2 लाख में मिल जाएगा, लेकिन वो आपके एफपीओ को मिलेगा और वो आपको जो कस्टम हायरिंग सेंटर बना के उससे आप अपने किसानों को सेवा दे सकते हैं, जैसे लेजर लेवलिंग की है या आपको दूसरी कोई आपका हैप्पी सीडर है जिससे आपके धान की पुराल की कटाई भी हो जाए, साथ में बुआई भी हो जाए। तो इस किस्म की बहुत सारी योजनाएं सरकार दे रही है और इसके लिए आपको अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र उससे संपर्क में रहना है और साथ साथ में जो आपके राज्य के बागवानी विभाग है या आपका कृषि विभाग है या कृषि पशुपालन विभाग है, इनके संपर्क के साथ साथ में जो हमारे किसान भाई मछली का उत्पादन कर रहे हैं वो वहाँ पे फिशरी ऑफिसर से भी आप कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक कॉलर है, पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं और सर फिर उसके बाद मैं नींबू पर बात करूंगी। कुछ आप यहाँ पर नींबू लेकर आए हैं जो कि फटे हुए हैं, तो ये फट क्यों गए हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि ये समस्या किसानों के साथ भी आती है। रामचंद्र दहिया जी हैं हरियाणा से, इन्होंने हमें फ़ोन किया है। जी रामचंद्र जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो जी रामचंद्र जी, सवाल बताएं। रामचंद्र जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत धीमे आवाज़ आ रही है आपकी। मैं ये बता रहा हूँ नींबू पौधे हैं किसी जी जी मरोड़िया ठीक है, समस्या के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। सर आप यहाँ पे कुछ पत्ते भी लेकर आए, शायद दिखाएं। रामचंद्र जी आप इस मेरे हाथ में जो पत्तियां आप इनको देखें, ये इस प्रकार की जो पत्ती मुड़ने की समस्या है इसको हम माथा बंधन बोलते हैं। माथा बंधन की शुरुआत जो है, पहले सफेद मक्खी आती है इसके ऊपर और वो इसका रस चूसती है और रस चूसने के साथ साथ में वो इसके अंदर वायरस छोड़ देती है, तो जिससे जो है माथा बंधन की समस्या आती है। और अगर ये पत्तियां ऐसे मुड़ जाती है तो वो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, मतलब भोजन नहीं बना रही है और आने वाले समय में आपका बगीचा जो है पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो इसके लिए पहला प्रथम उपाय यह है कि आप अपने बगीचे में खरपतवार और दूसरी चीजें नहीं पनपने दें, साफ सुथरा रखें, जिससे वहां पे सफेद मक्खियों का प्रकोप कम हो। अब आपने सवाल किया है, इसका मतलब आपके खेत में ये समस्या है। इसके लिए आप जो है हर तीसरे महीने आप कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करें, चाहे आप इसमें कभी इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल कर दें, जो रस चूसने वाले कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई काम में आती है, उसकी आधी ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करें। और जब इसकी पत्तियां झड़ती है, विशेष रूप से सर्दियों में नींबू की पत्तियां झड़ती है, उस समय आप इसका पानी बंद रखें। कोशिश ये करें कि एक बार मुड़ी हुई सारी पत्तियां झड़ जाए और जैसे जब नई पत्तियां आती है उस समय आप कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल चालू रखेंगे तो ये आपका बगीचा वापस पुनः जो है सामान्य तरह से हो जाएगा और उसमें अच्छा फलन और फूलन आना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बीमारी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वापस ठीक नहीं हो सकता, ये वापस ठीक हो जाएगी अगर आप इसका थोड़ा सा केयर करेंगे तो।
जी सर, और साथ में आपके पास कुछ मैं देख रही हूँ कि फटे हुए नींबू भी हैं, तो साथ ही साथ इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि ये समस्या क्यों आती है। ये किसान भाइयों, नींबू फटने की जो समस्या आप देख रहे हैं, ये नींबू फट गए हैं और ये उद्यानों में 90% तक नुकसान होता है किसान भाइयों को। और एक छोटी सी गलती के कारण से हमारे बहुत बड़ा जो नींबू उद्यान और नींबू उत्पादक हैं उनको ये भारी नुकसान सहन करना पड़ता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपके बगीचे में बोरोन तत्व की कमी है। अब किसान भाई को ये कह दें कि बोरोन तत्व की कमी है, उसका एक मैं कारण बताता हूं कि जब भी समस्या आप हमारे पास लेके आते हैं तब ऐसे नींबू लेके आएंगे कि साहब ये नींबू फट गया है, और उस समय इसका कोई इलाज नहीं, ये तो फट चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब आप बोरोन का स्प्रे करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगले साल फिर आप उसी कंडीशन में नींबू लेके आते हैं कि ये नींबू फिर फट गया है, जबकि इसका इलाज जो है नींबू लगने के पहले है, तुरंत बाद जैसे ही वो छोटे आकार का है उस समय हम उस पे बोरेक्स का स्प्रे करेंगे, उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके। और उससे भी ज्यादा अच्छा उपाय यह है कि आप 30 किलोग्राम जो गोबर की खाद दे रहे हैं उसमें 50 ग्राम बोरेक्स पाउडर आप मिला दीजिए, वो आप दे देंगे तो वो न्यूट्रिशन के साथ में बोरोन जो है उसको मिलेगा। और पुष्पन के टाइम पे और फ्रूट सेटिंग के टाइम पे अगर बोरोन मिल गया तो ये फल फटने की समस्या नहीं है। और सर एक चीज और बता दें, हमारे एक दर्शक है अजय कुमार सिंह, बरेली उत्तर प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि क्या फूल आते वक्त सिंचाई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। उसका कारण यह है, जैसे आप सिंचाई करेंगे पौधा पानी के साथ नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में लेगा। ठीक है सर। तो 2 चीजें होती है पौधों में, एक तो वानस्पतिक बढ़वार होती है, दूसरी होती है फलन की क्रिया। जब वानस्पतिक बढ़वार होती है तब फलन नहीं होता। जी जी ठीक है, तो यानी सिंचाई ना करें उस समय नहीं करें। इसी के साथ जैसे चने के आकार के फल हो जाए उसके बाद में सिंचाई करें और हल्की सिंचाई करें। और दूसरा जो है, फल पकते समय कई बार भारी पानी दे दिया, ड्रिप छोड़ दिया, ऐसे में जो है ये फल फट जाते हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, समय पे आप निराई गुड़ाई करें और साफ सफाई रखें बगीचे में, और टाइम से आप कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाइयों का छिड़काव करेंगे तो आपके बगीचे जो है बिल्कुल अच्छे रहेंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। चलिए, इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकना है, कहीं मत जाइएगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान में एक दर्शक हैं, विक्रांत हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए विक्रांत जी का सवाल ले लेते हैं। विक्रांत जी स्वागत है हेलो किसान में आपका, बताइए क्या सवाल है। टेलीविजन को पहले म्यूट कर दें विक्रांत जी। हेलो विक्रांत जी, अपना सवाल बताएं। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत सालवे है, अहमदनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूं। जी जी जी। मैडम, मेरा जो सवाल है वो FPO से संबंधित है। जैसे कि सर ने बताया कि किसान संगठित होकर ये संस्था चालू कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे किसान, अगर किसी की 10 एकड़ जमीन है, किसी की 5 एकड़ है, तो किसी की 1 एकड़ जमीन है, तो उसका इस संगठन का जो खर्चा और जो मुनाफा जो होता है तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? ठीक है,
और इसी रिलेटेड एक सवाल है, जैसे सर ने डेयरी का जो उदाहरण दिया कि डेयरी में ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो एफपीओ में अगर जैसे फूड से रिलेटेड चालू करते तो उसमें कैसे ये कर सकते हैं? क्या वो भी एफपीओ में रहेगा या मतलब फूड से क्या मतलब है आपका? फूड मतलब फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर आप बता रहे हैं जी? फूड प्रोसेसिंग से आपका मतलब है? ये फूड प्रोसेसिंग का, जैसे अनाज होता है तो अनाज का जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बना, ठीक है, बिल्कुल। पहला सवाल इनका सर यही है कि जो क्योंकि एक कंपनी की तरह काम करते हैं एफपीओ, तो जो उसमें लाभ है, जो शुद्ध लाभ, जो प्रॉफिट है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होता है, उसे समझाएं थोड़ा। और दूसरा ये क्या फूड प्रोसेसिंग में भी एफपीओ काम करते हैं? विक्रांत जी, हमारे एफपीओ जो हैं हर संगठित क्षेत्र में काम कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी कर सकते हैं, फिशरी में भी कर सकते हैं, डेयरी में भी कर सकते हैं, और जो हमारे कोई छोटे लोग दूसरा कोई काम कर रहे हैं उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो सदस्य बनते हैं वो वही बनेंगे जो असलियत में किसान हैं, असलियत में दूध उत्पादक हैं, असलियत में मछली पालक हैं। मतलब वो किसान जो सही काम कर रहा है, क्योंकि ये जो संस्था है ये किसानों के लिए, किसानों के द्वारा, और किसानों से ही इसको चलाते हैं। जो मैनेजमेंट होगी उसमें आपके जो डायरेक्टर बनेंगे वही इसको मैनेज करेंगे। आपको अगले 6 महीने क्या करना है, साल बाद क्या करना है, आपको कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है, कहाँ बिक्री करनी है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कौन सी मशीनरी लेनी है, तो वो सारा का सारा जो निर्णय है वो किसान लेते हैं। केवल इसमें ये होता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उसमें किसी भी जो एक्सपर्ट है उसकी राय ले सकते हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से है या नाबार्ड से है या एसएफएससीआई से, वो आपको गाइड कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको ट्रेनिंग का भी प्रबंध करते हैं, जिससे कि आपको बताएं कि आप एफपीओ से क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आपका सवाल है कि जो आप इसका लाभांश आएगा वो किस आधार पर बटेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे लगभग 300 किसान कम से कम एक एफपीओ के सदस्य होने चाहिए, तभी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और ये जितने भी किसान हैं 300 जो सदस्य हैं, ये एक अंशदार यानी कि शेयर मनी एफपीओ में जमा करते हैं, और इसके पूरे एफपीओ के आपके बाइलाज बनते हैं। और ये बाइलाज बनने के बाद में कंपनी एक्ट में या तो रजिस्टर होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होने के बाद ही आपका एफपीओ माना जाएगा। अब जो लाभ होगा वो हर साल आपका बोनस के रूप में इन जो शेयर होल्डर हैं इनके अंदर बटेगा, क्योंकि यही किसान है जिनका वो काम कर रहा है, ये और यही किसान को चलाने वाले हैं, यही उसकी सेवाएं लेने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आपका एफपीओ कोई दूसरी सेवाएं भी दे सकता है। जैसे अगर आपके एफपीओ ने खाद की दुकान खोल रखी है, बीज की दुकान खोल रखी है, प्रोसेसिंग की दुकान खोल रखी है, तो इस खाद की बिक्री आप अपने अंशधारकों के अलावा दूसरे किसानों को भी कर सकते हैं। तो उसमें आपके एफपीओ को आपको पैसा मिलेगा, जो किसी आम दुकानदार को जो लाभ मिलता है वो आपके एफपीओ को मिलेगा। और ये लाभ इन अंशधारकों का जो इसके मालिक हैं, क्योंकि एफपीओ के जो मालिक कौन है, जो इसके अंशधारक है, शेयर होल्डर है, वो 300 किसान इसके मालिक हैं, और वो उनके अंदर बटेगा। और लाभ बंटना इसमें ज़रूरी होता है, तभी हम इसको किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो एफपीओ बनाएं, उसको चलाएं, उससे लाभ उठाएं और उसके सेवाएं भी लें। जितनी भी सेवाएं लेंगे उसका जो भी लाभ होगा वो आपके अंदर बटेगा, और आप ही द्वारा बटेगा। सरकार तो केवल आपको गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है, और आपको सुविधाएं देती है और फैसिलिटेट करती है कि किस प्रकार से आप उसको चलाएं और कैसे आगे बढ़ें। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उनसे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। अगर आपने बीज उत्पादन का काम किया है तो बीज की प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी सरकार अनुदान भी देती है, पैसा भी देती है, और साथ साथ में ट्रेनिंग भी देती है। तो सरकार की कोशिश ये है कि किसानों को हमें ज्ञान से और तकनीकी से सशक्त करना है, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, तो अपने विकास के साथ साथ में दूसरे जो किसान हैं उनका भी विकास कर सके। बिल्कुल। और देखिए, संगठन में शक्ति होती है, संगठन का मकसद ही यही है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। और रोहताश सिंह एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने हरियाणा से हमें फ़ोन किया है, आइए बात करते हैं। रोहताश जी, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? जी मैम, जैसे अपने नींबू के पौधे लगाने हैं आपने, जैसे एक कनाल में, 1 एकड़ में जी, तो उस बारे में जानकारी लेना चाहते थे कि मैम ये कहाँ से लेने पड़ेंगे, कौन सी नर्सरी होगी? अच्छा, पौध कहाँ से, अच्छे पौध कहाँ से प्राप्त करें, यही सवाल है आपका? हाँ मैम। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने बताया कि शुरुआत में ही इन बातों का ध्यान रखें, तो कहाँ से अच्छी पौध हमारे दर्शक, हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं नींबू की? हरियाणा से हमारे दर्शक हैं। अगर हमारे सारे किसान रोहतास जी की तरह जागरूक हो जाए कि लगाना है, उससे पहले वो जानकारी ले रहे हैं। ऐसे
अगर सब सजग रहें तो हम बगीचों में बहुत लाभ ले सकते हैं। रोहतास जी, आपके आसपास में जो भी उद्यान विभाग की नर्सरी हो या फिर कृषि विज्ञान केंद्र पे भी ये पौधे हैं, तैयार मिलते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब आप हमारे केंद्र से दूर हैं, बाकी नींबू के पौधे जो है कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर भी उत्पादित करता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो पर आप जहाँ से भी लें, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि किस्म जो 12 महीने फल देने वाली है या एक साथ फल देने वाली, वो आप तय कर लें कौन सी आपको लेनी है। और पौधे जो है बहुत बड़े नहीं ले। हमारे वहाँ नर्सरी है, किसान भाई आते हैं तो वो पौधे मांगते हैं 4 फीट 5 फीट लंबा, ऐसा कभी नहीं करें। आप पौधा लेने जाए, स्वस्थ पौधा होना चाहिए, उसके ऊपर पत्तियों पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं हो, पत्तियां मुड़ी हुई नहीं हो, और पौधे की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट होनी चाहिए, और उसकी उम्र जो है 1 वर्ष से ज्यादा नहीं हो। इस प्रकार के पौधे लेकर के आप जो है अपना उद्यान लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पौधे कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डिबास आपका भी और डॉक्टर राजू आपका भी, आप स्टूडियो में आए और दोनों विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, किसानों के ईमेल्स, उनके व्हाट्सएप सवाल और कॉल्स के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा, आइए डालते हैं इस पर नजर। अगला हमारा विषय है सरसों की बुआई एवं किस्में, साथ ही मोटे अनाज की खेती पर हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पहले से ईमेल कर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप देखिए हर जगह हम उपलब्ध हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060, हमारा कॉल सेंटर नंबर है। एक बार फिर से नंबर देख लें, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, लेंगे उनका जवाब। चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें। आज के एपिसोड को भी आप दोबारा देख सकते हैं, किसी जानकारी को फिर से सुनना चाहते हैं या फिर पुराना कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े और वहाँ पर हेलो किसान में जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है फिर से आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।